इतिहास चैप्टर 2 राजा किसान और नगर से संबंधित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सेट है जो आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको दिया जा रहा है। पहला प्रश्न, 1830 ईस्वी में ब्राह्मी तथा खरोष्ट लिपि को पढ़ने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मार्टिमर व्हीलर, डॉक्टर मैक। इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो लेख थे उनमें से ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा, जिससे कि अशोक के विषय में और तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी इतिहासकारों को हो सकी। दूसरा प्रश्न है, ओलिगार्की या समूह शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती थी? भारतीय गणराज्य में, मिस्र गणराज्य में, फारस गणराज्य में, रोमन गणराज्य में। ओलिगार्की एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिस शासन व्यवस्था में सत्ता वर्ग पर सिर्फ पुरुष वर्ग का ही अधिकार होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को ओलिगार्की या समूह शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर होगा पुरुष समाज द्वारा शासन सत्ता पर एकाधिकार। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होगा रोमन गणराज्य। रोमन गणराज्य में ओलिगार्की या समूह शासन व्यवस्था पाई जाती थी। तीसरा प्रश्न है, धम्म के प्रचार हेतु धम्म महामात्य की नियुक्ति किस शासक ने की थी? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, उदयन ने। इसका सही आंसर होगा अशोक ने। कलिंग युद्ध के पश्चात जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी। चौथा प्रश्न है, स्वर्गपुत्र की उपाधि कहाँ के शासकों द्वारा ली जाती थी? भारतीय शासकों द्वारा, यूनान के शासकों द्वारा, रोम के शासकों द्वारा, चीनी शासकों द्वारा। स्वर्गपुत्र ऐसी उपाधि चीनी शासकों द्वारा ली जाती है। भारतीय शासकों में कुषाण शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि ली है। किसकी? देवपुत्र की। देवपुत्र अगर पूछे कि देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले कौन से भारतीय शासक हैं तो उन शासकों का नाम होगा कुषाण। फिलहाल स्वर्गपुत्र की उपाधि वाले चीनी शासक हैं। सुदर्शन झील जिसका निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था से संबंधित शासक हैं रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। चौथा विकल्प उपर्युक्त में से तीनों सही हैं। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से तीनों सही। सभी शासकों ने सुदर्शन झील का निर्माण या पुनर्निर्माण कराया था। सभी संबंधित हैं इससे। कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था। इसकी जीवनी
हर्षचरित किस कवि ने लिखी है? हरिसेन ने, कल्हड़ ने, कालिदास ने, बाणभट्ट ने। इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हर्ष के दरबार में रहते थे, इन्होंने हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखा है। आचार्य चला स्वामी को भूमिदान के रूप में गांव देने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, बिंबिसार, अशोक। इसका सही आंसर होगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त ने भूमिदान के रूप में पहली बार गांव दान दिया था। भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस समय हुआ था? 327 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 426 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व। भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका विकल्प होगा तीसरा। ईसा पूर्व 200 से ईसा पूर्व 100 का समय किन शासकों के शासन से संबंधित है? मौर्य शासकों से, गुप्त शासकों से, सरदारी शासकों से, कुषाण शासकों से। इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, सरदारी शासकों से। 10वां प्रश्न है, सरदारियों के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? शक, चोल, चेर और पांडे, उपर्युक्त सभी। सरदारियों के नाम से शक भी आते हैं, इसमें चोल भी आते हैं, चेर भी आते हैं और पांडे भी आते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा विकल्प चौथा, उपर्युक्त सभी। अशोक के शासनकाल की तिथि क्या है? 200 से 250 ईसा पूर्व, 272 से 331 ईसा पूर्व, 272 से 331 ईस्वी, 326 से 302 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 272 से 331 ईसा पूर्व अशोक के राज्यारोहण की तिथि है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व।
इसका सही आंसर होगा 327 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक एवं राजकवि से संबंधित है? चंद्रगुप्त और कालिदास, चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज, हर्ष और बाणभट्ट, समुद्रगुप्त और हरिसेन। इसका सही आंसर होगा प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त के समय हरिसेन द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। इसका सही विकल्प होगा समुद्रगुप्त और हरिसेन। कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या है? 57 ईसा पूर्व, 87 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 68 ईसा पूर्व, 68 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा 78 ईसा पूर्व कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। 15वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ था? 16 महाजनपद थे, इनके उदय की तिथि कब मानी जाती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। संतोष सर एच.एस. मुगांव के चैनल पर पूरे मुगांव के टीचरों द्वारा अलग अलग विषय का सेट तैयार किया जाता है और इसको आपके लिए डाला जाता है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे जितने भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई मूल्य आपको नहीं देना है। आपको इसको पढ़ना है और अन्य बच्चों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? सॉरी, एक प्रश्न छूट गया है। पहले हम लोग 17 देख लेते हैं, उससे 16 देख लेते हैं, उसके बाद 17वें पे आएंगे। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेलियोडोरस, सेल्यूकस, मेगास्थनीज, नियार्कस। इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक से मौर्य शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सबकी जानकारी मिलती है, क्योंकि मेगास्थनीज
दरबार में ही रहा था और उसने बहुत नज़दीक से शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को देखा था। अब आते हैं हम 17वें प्रश्न की तरफ। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, महामात्र या विकल्प 1 और 2 दोनों? इसका सही आंसर होगा, कौटिल्य के 2 अन्य नाम मिलते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त। अतः इसका आंसर होगा विकल्प चौथा, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। महामात्र के पद पर ये नियुक्त थे, न कि महामात्र इनका नाम था। इनका नाम 2 ही था, मिलता है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। प्रश्न 18। अशोक द्वारा बनवाए गए अभिलेखों को पढ़ने वाले विद्वान हैं कनिंघम, व्हीलर, फ्लीट, प्रिंसेप। अशोक द्वारा बनवाए गए जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप महोदय ने। अशोक ने किस राज्य को जीतने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? मगध, कौशाम्बी, कलिंग, अवंती। इसका सही आंसर होगा कलिंग। कलिंग युद्ध में अशोक भले ही जीत गया था, लेकिन मानसिक रूप से वो हार गया था, क्योंकि उस युद्ध में इतना अधिक रक्तपात हुआ था, इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे द्रवित होकर उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। प्रश्न 20। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14? इसका सही आंसर होगा 14। अशोक के बृहद शिलालेख 14 थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ। इसका सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें थे महावीर स्वामी। ये कौन से थे? ये 24वें थे। और पहले थे ऋषभदेव। फर्स्ट जो है ऋषभदेव। महावीर स्वामी 24वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं। जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? ऋषभदेव द्वारा, पारसनाथ द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा, अजितनाथ द्वारा। यह जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। पच्चीसवां प्रश्न है, स्तंभ एवं शिलालेख
किस वंश से संबंधित हैं? गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, सातवाहन वंश से, कुषाण वंश से। शिलालेख एवं स्तंभ लेख, यह मौर्य वंश की विशेषता थी। खासकर अशोक ने स्तंभ एवं शिलालेख बनवाए थे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। भारत का नेपोलियन, विकल्प तीसरा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, हरिसेन, राजतरंगिणी। इसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। निश्चित ही बच्चों, जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के समय आया था। प्रश्न 26, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में या ईरान में? इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान में। तत्कालीन तो भारत ही था, लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, अशोक द्वारा। इसका सही आंसर होगा उदयन द्वारा। एक चीज आपको ध्यान देना है कि बिंबिसार और बिंदुसार दो लोग हैं। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश को पितृघातक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो उत्तराधिकारी शासक होते थे वो अपने पिता की हत्या कर शासन प्राप्त करते थे। इसीलिए इतिहास में हर्यक वंश को पितृघातकों का वंश कहा जाता था, और जबकि बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 28, प्रयाग प्रशस्ति में किन शासकों के लेख उत्कीर्ण हैं? प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन द्वारा लिखा गया है, इस पे किन किन शासकों के लेख उत्कीर्ण हैं? अशोक के, समुद्रगुप्त के, जहांगीर के या उपर्युक्त तीनों के, सबके? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर सभी के लेख इस पे उत्कीर्ण हैं। किस गुप्त शासक
को मुद्रा पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। की जो सिक्के मिले हैं, कुछ सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो इसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। संगीत प्रेम को दर्शाता है। पंचमार्क सिक्के किस धातु के बने होते थे? सोने के, चांदी के, तांबे के। चौथा विकल्प है विकल्प 2 और 3 दोनों। पंचमार्क प्राचीन समय में सिक्का बनाने के लिए आधुनिक टकसालें नहीं होती थी। छोटे छोटे धातु के टुकड़े काटे जाते थे और उन पर जिस भी राजा या व्यापारी या जो भी सिक्के अपना जारी करना चाहता था, वो एक विशेष आकृति देता था। उस आकृति को ठप्पा उस पे मार दिया जाता था। उसकी आकृति उस धातु पे उभर आती थी। ऐसे ही सिक्के पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। ये चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे, अर्थात इसका विकल्प होगा चौथा। प्रश्न 31, बज्जी का उल्लेख सामाजिक ग्रंथों में किस रूप में हुआ है? गणतंत्र, गणसंघ, राजतंत्र, स्वतंत्र कबीला। इसका सही आंसर होगा गणतंत्र। बज्जी का जो उल्लेख सामाजिक ग्रंथों में हुआ है, वो गणतंत्र के रूप में ही हुआ है। किस भारतीय राजवंश का काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन काल, सातवाहन काल। गुप्तों का जो काल था, इसको भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख सागर, गुर्जरा अभिलेख दांतिया, मास्की अभिलेख कर्नाटक, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। इसका सही आंसर होगा एरण अभिलेख सागर। यह 510 ईस्वी का है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य देने वाला एरण अभिलेख, जिसकी तिथि 510 ईस्वी है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त, अशोक, अजातशत्रु, उदयन। इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, अजातशत्रु, जिसने फूट डालकर, बज्जियों में फूट डालकर जीतने का प्रयास किया था। प्रश्न 35, हुणों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। हुण मध्य एशिया के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इनको पराजित करने वाला पहला व्यक्ति स्कंदगुप्त था। पूरे विश्व में स्कंदगुप्त ही पहला व्यक्ति था जिसने हुणों को पराजित किया। जीवक किस वंश का राजवैद्य था? हार्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। इसका सही आंसर होगा
हार्यक वंश। इसी हार्यक वंश को पितृघातक वंश भी कहा जाता है। पितृघातक वंश। पितृघातक वंश। स्वयं के शासकीय खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करने वाला शासक है कनिष्क, रुद्रदामन, अशोक, स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन। इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन। रुद्रदामन था जिसने शासकीय खर्चे पर सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं जेम्स प्रिंसेप, विसेंट स्मिथ, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्णन। इसका सही विकल्प होगा विकल्प चौथा, देवदत्त रामकृष्णन, जिन्होंने अशोक का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर लिखा है। सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? जेम्स प्रिंसेप, विसेंट स्मिथ, स्टीफेन थेलर, कनिंघम। अशोक का जो ये स्तंभ था, यह स्तंभ पहले मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया गया। इसको सबसे पहले खोजने वाले थे स्टीफेन थेलर। स्टीफेन थेलर ने इसकी खोज की थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 15, 14, 16, 17। महाजनपदों की संख्या 16 थी, इसीलिए इसको 16 महाजनपद कहा जाता था। निश्चय ही ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।